जय हिंद साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आज हम बात करते हैं वर्णमाला। चैप्टर का नाम है वर्णमाला और जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है बहुत ही अच्छे से इसे हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। तो चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला, तो देखो वर्णमाला होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है कि वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण होते क्या हैं वो देखते हैं, यानी कि वर्ण क्या होते हैं। देखो, वर्ण को बहुत से लोग देखा होगा कह देते हैं कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, और वर्ण भी कह देते हैं ना। तो सीरीज बात, अब एक चीज देखना, अक्षर का मतलब क्या होता है। देखो, अक्षर को जब हम शब्दों में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा अ धन क्षर। तो देखो क्या होता है, आ का मतलब क्या होगा, यानी कि क्षर का मतलब क्या होगा? आ का मतलब होगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, और क्षर का मतलब क्या हो सकता है? यानी कि नष्ट नहीं, नष्ट, ठीक है, यानी कि जो नष्ट नहीं हो सकता है उसे अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम शब्द बोले, जैसे हम कोई शब्द बोले, जैसे मैंने नाम ले लिया, जैसे राम, जैसे ले लिया आ बोले, तो ये शब्द कहाँ गया? ये शब्द कहाँ गया? तो देखो ये क्या होता है, यानी कि अक्षर किसे कहते हैं? इसकी एक सिंपल परिभाषा होती है कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं, यानी कि जो भी अक्षर हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ जाता है? वो सीधे आकाश में व्याप्त हो जाता है ना। आप आकाश में व्याप्त हो जाता है। तो देखो क्या होता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है। और क्या होता है, जब इसी का, यानी कि जो शब्द हमने बोला, जैसे आ, ठीक, आ को हमने क्या किया, ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ड। यानी कि जब हम आ को लिखित रूप दे देते हैं ना, लिखित रूप दे देते हैं, यानी कोई ध्वनि है ना, जब हमने आ बोला तो ये क्या है? ये एक ध्वनि है। और अगर हमने ध्वनि को एक लिखित रूप दे दिया तो वो क्या हो गया? वो लिखित वर्ड हो गया, लिखित वर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया? अगर हमने ध्वनि को लिख दिया तो क्या हो गया? ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे ना, तो क्या होगा? जैसे कि पूछ ले कि वर्ड, ठीक है, अगर वर्ड के बारे में पूछे, यानी कि पूछे कि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है अपनी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो वो क्या होती है? या तो ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं, और या बोल सकते हैं उसे वर्ड, ध्वनि या वर्ड। तो देखो, ध्वनि क्या है? ध्वनि तो है मौखिक, यानी कि मौखिक इकाई। अगर यहीं पे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो वो क्या होती है? ध्वनि होता है।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, और भाषा की लिखित इकाई पूछा जाए, वही अभी हम लोगों ने सीखा था। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? लिखित इकाई अगर पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो देखो लिखित इकाई क्या होगी? लिखित इकाई होगी यहाँ पे वर्ड। ठीक है ना, भाषा की मौखिक इकाई होती है वर्ड और लिखित इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे वर्णों के, यानी कि पूरा अब जैसे यहाँ पे लिखा है, अब जैसे यहाँ पे लिखा कि वर्ड के भेद कितने होते हैं, वर्ड के भेद कितने होते हैं, तो लिखते हैं कि वर्ड के भेद, वर्ड के भेद। तो देखो वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर एक स्वर, और नंबर दो होता है, वो क्या होता है? वो होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन सबसे, यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्ड के भेद, तो वर्ड के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर किन्हें कहते हैं। तो देखो स्वर कौन होते हैं? जो जो स्वतंत्र रूप में बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप में बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप में बोले जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 11 होती है। इनकी अगर संख्या पूछी जाए ना, संख्या, तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 11। इनकी संख्या 11 होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो आइए नोट करते हैं। वो देखो होती है अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई? संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई हमारी 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात होगी व्यंजन की। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण, अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो देखो स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं? स्वरों का वर्गीकरण मूलतः 3 प्रकार से होता है। मूलतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? नंबर एक होता है एकमात्रिक, एकमात्रिक,
और नंबर दूसरा होता है द्विमात्रिक, और नंबर 3 जो होता है वो होता है त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, ठीक है, त्रिमात्रिक। तो देखो एक मात्रिक कौन से होते हैं? एक मात्रिक होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? जिनमें एक मात्रा होती है उसे तो हम एक मात्रिक कहते हैं, और जिनमें दो मात्राएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें दो मात्रिक कहेंगे, ठीक। और जिनमें तीन मात्राएं होंगी उन्हें त्रिमात्रिक कहेंगे। और त्रिमात्रिक जो होते हैं इनका जो उपयोग होता है वो संस्कृत भाषा में होता है। किस भाषा में होता है? वो संस्कृत भाषा में होता है, वो हमारे हिंदी में नहीं आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक मात्रिक। तो एक मात्रिक देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है अ, ई, उ और री। ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन होते हैं? ये एक मात्रिक होते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। अब देखते हैं द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक, अब जो जॉन बचे हैं, यानी कि चार हमने लिख दिए ना, बचे कितने? 7। तो सातों कौन से होंगे? वो द्विमात्रिक होंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वो होते हैं द्विमात्रिक। और त्रिमात्रिक कौन होते हैं? तो त्रिमात्रिक लिख लो, होते हैं प्लुप्त ध्वनियां, सभी प्लुत ध्वनियां, सभी प्लुत ध्वनियां, ठीक है। सभी प्लुत ध्वनियां क्या होती हैं? वो होती हैं त्रिमात्रिक। क्यों? और इसका उपयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है, इसका उपयोग किस में होता है? संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका, यानी कि अगर पूछा जाए कि स्वरों के प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये तो अब हमने पढ़ा था वर्गीकरण, अब पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि स्वरों के प्रकार, ठीक है। अब पूछा जाए अगर स्वरों के प्रकार, ठीक है, हेडिंग डालते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, ठीक है, स्वरों के प्रकार। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर तीन ही प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण भी कितने तरीके से होता था? तीन तरीके से। और इनके प्रकार भी कितने होते हैं? वो तीन होते हैं। देखते कौन कौन से होते हैं, देखते कौन कौन से। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, लिखेंगे। नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और नंबर जो दो होता है वो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और जो नंबर तीन होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। तो देखो ह्रस्व स्वर को और क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर को और बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोलते हैं? लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे फिर गुरु स्वर। क्या बोलेंगे? गुरु स्वर, गुरु स्वर, ठीक है। और प्लुत स्वर तो प्लुत स्वर ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? और ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि मूल स्वर होते कौन कौन से। वो होते हैं अ, ठीक है, आ हुआ, यानी कि जो छोटे छोटे अभी लिखवाए थे, जो अभी लघु लिखवाए थे ना, अ, ई, उ और री। यानी कि कितने हो गए? कितने हो गए? ये चार हो गए। और दीर्घ स्वर जो थे वो भी अभी लिखवाए थे ना, ठीक है, जिनमें दो मात्राएं थी, दो मात्रिक लिखवाए थे, वही होते हैं। तो कौन कौन से होंगे इसमें? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ,
ठीक है ना। तो ये आते हैं किसमें, ये आते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वरों की पहचान होती है, यानी कि प्लुत स्वरों की पहचान होती है किससे, वो होती है प्लुत स्वरों की पहचान यानी कि उनके प्लुत चिन्हों द्वारा, प्लुत चिन्हों द्वारा। तो ये होते हैं प्लुत चिन्ह। अगर पूछा जाए कि प्लुत स्वरों का यानी कि जो उपयोग होता है तो वो तो संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है। और अगर वहीं पे ये पूछ लिया जाए कि जो प्लुत स्वर होते हैं इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, कि यहाँ पे प्लुत स्वर है, तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, प्लुत स्वर ऐसे पहचाने जा सकते हैं जहां पे ये प्लुत तुम्हें चिन्ह दिख जाए, जहां पे ये प्लुत चिन्ह दिख जाए ना, वहीं पे प्लुत प्लुत स्वर वहीं पे उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे इसके, ठीक है। और देख लो, और इनको यानी कि इनका अब ये देख लो ना, इनका जो वो होता है ना वर्गीकरण, इन्हें तो जब हम मूल मूल स्वर बोल चुके हैं, इन्हें हम मूल स्वर बोल चुके हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, देख लो इन्हें, यानी कि जो होता है आ ई और उ, आ ई और कौन होता है, और होता है उ। तो ये कौन होते हैं, इन्हें बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। इन्हें क्यों मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये होते हैं मूल स्वर। और इन्हें मूल, ये कौन होते हैं, मूल लघु स्वर, ये मूल लघु स्वर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। और प्लुत तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, अब इनका हम देखेंगे कि ये बने कैसे हैं, जो बने हैं ना, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी होती है 4, ठीक है। तो उन्हें भी अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर। अगर पूछा जाए कि संयुक्त स्वर, ठीक है ना, अगर पूछा जाए संयुक्त स्वर, तो देखो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर। तो देखो जो संयुक्त स्वर होते हैं वो होते हैं, यानी कि जैसे देख लो संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ और औ। अब कहोगे भैया ये कैसे होते हैं, तो वो इस प्रकार होते हैं, देखो जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलके क्या बना होता, आ प्लस ई मिलके क्या बना होता, वो बना होता है ए, ठीक है। और फिर आ प्लस, इधर देख लो आ प्लस ए, ये मिलके क्या बना होता है, ये बन के बना होता है आई, ठीक है। और आ प्लस उ मिलके क्या बना होता है, ये मिलके बना होता है ओ, ठीक है। और जो होता है आ प्लस ओ मिलके क्या बना होता है, ये मिलके बना होता है औ, ठीक है ना। ये मिलके क्या बना होता है, ये मिलके बना होता है औ, ठीक। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। तो देखो अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कौन सी संधि आएगी, यानी कि जहाँ पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा है, यानी कि इन्हें गुण स्वर भी बोलते हैं। कौन सा स्वर बोलते हैं इन्हें, इन्हें गुण स्वर भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, गुण स्वर। और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे वृद्धि स्वर, क्या बोलेंगे इन्हें, वृद्धि स्वर। अब वृद्धि स्वर क्योंकि वृद्धि स्वर इन्हें क्यों बोलेंगे कि इन पे दो मात्राएं आती हैं, यानी कि आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे वृद्धि स्वर, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे।
अब जैसे अगर पूछा जाए आप लोगों से, जैसे पूछा जाए कि जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, तो वो देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे लिखो जीभ के यानी कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डालते हैं, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा, तो जीव के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अग्र होता है यानी कि आगे का हिस्सा, और बीच वाले को क्या बोलेंगे, मध्य, और पीछे वाले को क्या बोलेंगे, पश्च। अगर पूछा जाए कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वो होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, वो होता है 3 प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, और नंबर जो 2 होता है वो कौन सा होता है, नंबर 2 होता है मध्यस्वर, मध्यस्वर, और नंबर जो 3 होता है वो क्या होता है, वो होता है पश्च स्वर। वो क्या होता है, पश्च स्वर। ठीक है ना, पश्च स्वर, ये क्या होता है, ये होता है पश्च स्वर। तो अब देखते हैं इनकी संख्या। ठीक है, अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र की एक ट्रिक याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना। ठीक है, तो वो ट्रिक कौन सी होती है, इसकी ट्रिक होती है अग्रिय। कौन सी ट्रिक होती है, अग्रिय, यानी कि अग्र स्वर कौन कौन से होंगे, अग्र स्वर कौन कौन से होंगे, तो देख लो, ई, ई, ए, आए और री। देखो, अब बोल के देखो, बोल के देखो तो क्या होता है, अग्रिय होता है, नहीं होता है, अग्रिय। ठीक है, तो क्या क्या निकल रहा, देखो ये तो री होता है, ये री निकल गया। ठीक है, अब ये ई और ए, यानी कि ई भी आएंगी और क्या आएगा, और ए भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर होता है आ। मध्य स्वर क्या होता है, वो होता है आ। ठीक है, और अगर पूछा जाए पश्च स्वर, तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जो भी 3 प्रकार की आकृति बने, जिसमें भी 3 के प्रकार की आकृति बने, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं पश्च स्वर। तो एक छोटा सा नोट बना के यहां पे लिख लेंगे कि जिनमें जिनमें 3 की आकृति बने, 3 की आकृति बने, आकृति बने, वो कौन से होते हैं, जिनमें 3 की आकृति बने, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं पश्च स्वर, जिनमें 3 की आकृति बने। ठीक, अब वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो लिखते हैं, क्या क्या छूटा था, आ, ठीक है, आ, उ, ऊ, आ, उ, और क्या बचे, 2 और बच रहे, ओ और औ, ओ और औ। अब इनकी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखो 11 का विभाजन हुआ अच्छे से। क्या हुआ कि जीव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछा जाए जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब अग्र स्वर कौन से होते हैं, ई, ए और री, और जो मध्य स्वर होता है वो क्या होते हैं, यानी कि अग्र स्वर पूछे जाए ई, ए री, और मध्य स्वर क्या आता है, मध्य स्वर होता है मात्र आ, यानी कि लघु आ। ठीक, अगर पूछा जाए पश्च स्वर, तो जिनमें 3 की आकृति बने, याद रखना कि जिनमें 3 की आकृति बने वही क्या होते हैं, वही पश्च स्वर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वो डालते हैं मुख खुलने के आधार पर। हेडिंग क्या डालते हैं, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, तो मुख खुलने के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, तो ये भी अभी क्लियर किए ले रहे हैं। ठीक है।
तो देखो अगर पूछा जाए कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वो होता है मुख्यतः 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है भाई लोग? वो होता है मुख्यतः 4 प्रकार से। अगर पूछा जाए कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो वो कितने प्रकार से होता है? वो 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से देखते हैं? नंबर एक होता है संवृत। क्या होता है? संवृत। ठीक। नंबर जो 2 होता है वो क्या होता है? वो होता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। और जो नंबर 3 होता है वो क्या होगा? वो होगा विव्रत। विव्रत। और नंबर 4 होगा वो क्या होगा? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। तो देखो समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। तो देखो समृत का मतलब क्या होता? आप ये देखा होगा कि सब लोग बोल देते समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। तो समृत का मतलब क्या होगा? अगर समृत का मतलब ही पता हो जाए ना, तो क्या होगा कि जो अक्षर होते हैं ना, जो वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे कि ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो समृत का मतलब होता है कि बंद। समृत का मतलब क्या होता है? बंद। और विव्रत का मतलब क्या होगा? विव्रत का मतलब हो जाएगा खुला। और अर्ध समृत का मतलब यानी कि आधा बंद और आधा खुला। ठीक है। तो अब इस हिसाब से क्या करेंगे? हम इनका वर्गीकरण करेंगे। जब इस हिसाब से इनका वर्गीकरण करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी इन्हें पूरा छांटने में। तो देखो समृत कौन से होते हैं? समृत होते हैं, बोल के भी देख लेना, उ, ऊ, ई और ई। अगर हम इन्हें बोलते हैं उ ई, अगर हम इन्हें बोलते हैं तो देखो मुंह भी नहीं खुलेगा। उ ई। ठीक है ना? तो ये कैसे होते हैं? बंद। यानी कि समृत। यानी कि समृत कितने होते हैं? वो होते हैं 4। समृत कितने होते हैं? वो होते हैं 4। अगर पूछा जाए अर्ध समृत, तो अर्ध समृत कौन से होंगे? देखो अर्ध समृत हो जाएंगे ओ और ऐ। अर्ध समृत कौन से हो जाएंगे? ओ और ऐ। और विव्रत बोल के देख लो, आ। खुला ना पूरा मुंह, आ। यानी कि दीर्घ आ। ठीक है। दीर्घ आ याद रखना। अगर यहीं पे लघु आ कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? विव्रत में क्या आएगा? आ। ठीक है। और अब अर्ध विव्रत में कौन से बचेंगे? आ विव्रत में बचेंगे, यानी कि आ, औ और ए। क्या बचेगा? आ, औ और ए। जब इन्हें बोलेंगे तो ये कैसे बोलते हैं? ये इनमें मुंह क्या होता है? आधा खुला होता है। इनमें मुंह कैसा होता है? आधा खुला होता है। ठीक है। तो मुंह को खुलने के आधार पर अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार से होते हैं। वो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? इनका विभाजन किया। और अब देखते हैं लास्ट न्यूज, सेकंड लास्ट, वो देखते हैं ओष्ठ की बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? ओठ की बनावट के आधार पर। ओष्ठ की बनावट के आधार पर, या इसे ही बोलते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है। तो देखो मुख की जो बनावट होती है ना, ओष्ठ के बनावट जो होती है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करके देखते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं? क्लियर हो जाएगा कि ओठ से कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो वो भी अभी हम लोग क्या करेंगे? उसे भी क्लियर कर देंगे। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि ओठ की बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या बोल सकते हैं इन्हें? इन्हें बोल सकते हैं वृत्तमुखी। क्या बोल सकते हैं? नंबर 1 वृत्तमुखी। और जो नंबर 2 होता है वो क्या होता है? वो होता है आवृतमुखी। आवृत मुखी।
ठीक है, व्रतमुखी और आवृतमुखी। तो देखो व्रतमुखी कौन कौन से होते हैं और आवृतमुखी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इनको भी क्लियर कर लिया जाए। तो देखो व्रतमुखी कौन से होते हैं, जैसे लिख लो उ, जैसे लिख लो उ, और क्या लिख लो, और इसमें लिख लो उ और ओ और औ। अब इन्हें जब बोलोगे तो मुंह कैसा बनेगा, कि वृत्त की तरह बन जाएगा, गोल मुंह बन जाएगा। ठीक है, कैसा मुंह बन जाएगा, वो गोल मुंह बन जाएगा। वो आवृतमुखी कौन से होते हैं, वो भी जो बचे हैं आवृतमुखी। आवृतमुखी कौन से होते हैं देख लो, जैसे आ ई ई, ठीक, ई और क्या हुआ, ई और ए और ऐ। ठीक है, तो आवृतमुखी कौन से होते हैं, आ ई ए और आय। ठीक है, और अगर पूछा जाए व्रतमुखी, तो व्रतमुखी कौन कौन से होते हैं, व्रतमुखी होते हैं उ ओ और औ। ठीक है, अब यहीं पे पूछ लिया जाए कि जाति के आधार पर, सीधी सी बात है, पूछ सकते हैं कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण, तो वो कितने प्रकार से होता है, उसको भी हम अभी लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको वो भी क्लियर करते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए कि जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वो होता है दो प्रकार से। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन से, सजाति या विजाति। या तो देखो सीधी सी बात कह नहीं देते कि यार तुम मेरे जाति के हो, तुम किस जाति के हो, तुम मेरे जाति के हो, यानी कि तुम मानव हो और तुम क्या हो। अगर कह दिया जाए कि वहीं पे सामने, यानी कि ये क्या है, ये एक जानवर जाति का है, यानी कि ऐसे सब ही, यानी कि कुछ भी हो, इंसान तो इंसान, वर्ण भी क्या होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से, सजातीय, सजातीय, और नंबर दो जो आता है वो क्या आता है, वो आता है विजातीय। ठीक, विजातीय। तो देखो सजाती कौन कौन से होते हैं, जो एक से होंगे, जो सिमिलियर होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे देख लो आ ई ई ए और ऐ। देखो ये सेम लग रहा है ना देखने में, देखने में क्या लग रहा है, ये सेम लग रहा है। ये इसमें नहीं आएंगे, ये क्या होते हैं, ये संयुक्त होते हैं ना, ये संयुक्त होते हैं, इसलिए इसमें नहीं, ये चार ही होते हैं। क्या होते हैं, ये चार होते हैं। और जो विजाती होते हैं, विजाती का मतलब ही होता है, जब सीधे से बात अभी हमने बताया, विजाती का मतलब ही होता है यानी कि जो दो चीजों से मिलकर के बने होंगे। सीधी सी बात, दो चीजों से मिलकर होंगे, वही तो विजाती होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे देख लो ए ऐ ओ और औ। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं विजाती। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं सजाती। ये कौन से होते हैं, सजाती। इसमें ऊ और होते हैं, यानी कि ये कितने हो गए, 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। अगर यहीं पे पूछा जाए, और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाए, तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 10 प्रकार से बांटा जाता है। 10 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर, क्योंकि एक मात्रा किसकी नहीं होती, वो होती है आ, लघु आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। और उसे क्या होता है, उसकी सिर्फ यही तो कर देते ना, यानी कि शीर्ष जो होती है ना, शीर्ष लाइन, इसी को तो खींच देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं कि छोटा की मात्रा। जब हम लोग छोटे होते हैं तो यही पढ़े होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो
जो स्वर थे बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने क्या किया, इसे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे यानी कि व्यंजन, और जो व्यंजन का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ बने रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।